इसको नमस्कार। देखिए भाई, कुछ प्रश्न है, देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण, सबसे पहला प्रश्न है भाई जर्मनी का एकीकरण। और जर्मनी के एकीकरण में अगर हम बात करें तो ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है ये हमारी बुक का ही पेज है। और इसमें अगर आप गौर करेंगे तो ये हमने पहला पॉइंट बनाया है, राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास तथा फ्रैंकफर्ट संसद। तो राष्ट्रवादी भावनाओं का जो विकास था वो प्रिय विद्यार्थियों जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन मध्यम वर्ग के लोगों में था। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को मिलाते हुए और जर्मन महासंघ का निर्माण किया। ठीक है। और इसमें आप पाएंगे कि देखिए एक नवनिर्वाचित विभिन्न इलाकों को जोड़ करके नवनिर्वाचित संसद बनाई जिसे फ्रैंकफर्ट संसद कहा गया। कौन सी संसद? फ्रैंकफर्ट संसद कहा गया। तो ये फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा स्थापित क्षेत्र था। ठीक है। और मगर राष्ट्र निर्माण की जो उदारवादी पहल थी राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के दबा दी। ठीक है। और इनका नेतृत्व किनका? ये जो राष्ट्रवादी ताकतें थी ना, जैसे ये ये राजशाही और फौज की जो ताकत थी, इसका जो समर्थन था, इसका समर्थन किया किसने? प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने। प्रशा के जो बड़े भूस्वामी थे उन भूस्वामी ने इनका समर्थन किया। जैसे कि हम इटली का एकीकरण पढ़ते हैं, फिर इसके बाद में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। इटली के एकीकरण में हम सार्डिनिया पिडमोंट के बारे में पढ़ते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान था। उसी प्रकार यहाँ प्रशा का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण पूरा होगा। तो भाई प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो ये पॉइंट है, इस पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास है ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, बिस्मार्क का योगदान। तो ये जो बिस्मार्क का योगदान है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिस्मार्क का योगदान भाई प्रशा का मंत्री हुआ करता था ये, और प्रशा का प्रमुख मंत्री था, तो इसका योगदान तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो ही जाता है। लौह और रक्त की नीति में विश्वास रखता था। कौन सी नीति? लौह और रक्त की नीति, लौह व रक्त नीति। भाई राइटिंग आप लोगों की तरह मेरी अच्छी नहीं है ना, तो जैसी भी है उसको आप स्वीकार कीजिएगा। तो रक्त और लौह की नीति का अनुसरण करता था। इसमें बुक में आपको याद हो तो एक जगह इसका चित्र भी दिया हुआ है जिसमें वो हंटर घुमा रहा है और लोग झुके हुए हैं। खैर वो हमारे सामने आएगा तो देख लेंगे और वो मैं आपको बता भी दूंगा। तो भाई प्रशा का प्रमुख मंत्री ओटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। जर्मनी के एकीकरण का जनक अगर कोई पूछ लेता हमसे तो हम सीधा सा जवाब देंगे, ओटो वान बिस्मार्क था। प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ था। तो ये दूसरा जो पॉइंट हमारा बिस्मार्क का योगदान, इसमें हम यहाँ तक की बातों को शामिल कर सकते हैं। ठीक है। नीचे की ये जो 2 लाइनें हैं इनको हमने स्किप किया है, छोड़ा है, क्योंकि आगे का जो पोर्शन, आगे का जो पैराग्राफ है वो इन बातों को शामिल करता है। तो देखिए आगे का जो पॉइंट है इसका हम किस रूप में बना सकते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं जर्मन साम्राज्य की घोषणा व विजयोत्सव। तो जर्मन साम्राज्य की घोषणा व विजयोत्सव देखिए कब की बात है भाई? 18 जनवरी 1871 की सुबह। बेहद सर्दी का माहौल, थोड़ा सा साहित्यिक तड़का देते हुए, लिटरेरी इसमें तड़का देते हुए और आगे की ओर बढ़ रहे हैं कि भाई सुबह बेहद ठंड थी। जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना के प्रतिनिधि और प्रमुख मंत्री कौन? भाई ओटो वान बिस्मार्क तो था ही उनमें। ठीक है, नो डाउट। ये सब इकट्ठा हुए भी कहाँ इकट्ठा हुए? शीश महल में, वर्साई के शीश महल में, हॉल ऑफ मिरर्स में सब इकट्ठा हुए भाई। और सभा ने प्रशा का जो काइजर यानी कि जो राजा था, राजा कौन था भाई? राजा था विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा कर दी। तो भाई प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी के एकीकरण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमने
तीन पॉइंट को समझने का प्रयास किया है। पहला पॉइंट तो है हमारा ये, देखिए ये है ना, पहला पॉइंट हो गया हमारा ये राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास तथा फ्रैंकफर्ट संसद। दूसरा पॉइंट भाई प्रिय विद्यार्थियों ये हो गया हमारा कौन सा, बिस्मार्क का योगदान, है ना, बिस्मार्क का योगदान। और तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो भाई तीसरा पॉइंट जर्मन साम्राज्य की घोषणा व विजयोत्सव। इस प्रकार ये हमारा जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। ध्यान से पढ़िएगा, बुक में दिया हुआ है, अलग से कहीं जाने की हमें आवश्यकता नहीं। और इस प्रकार हमारे ये जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाएगा। ये देखिए भाई, ये शीश महल है, वर्साई का शीश महल, लोग इकट्ठा हुए हैं भाई, जर्मनी का एकीकरण हो रहा है ना। और काजू कतली चल रहे हैं भाई। लो भाई अब आ जाते हैं इटली के एकीकरण में। वैसे इटली का एकीकरण का जो प्रश्न है, अगर आप यहाँ देख रहे होंगे पुराने ओल्ड क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये इटली का जो एकीकरण है वो 2023 में पूछा जा चुका है। तो अभी इसके आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। देखिए पहला जो पॉइंट बनता है, इटली एकीकरण से पूर्व। एकीकरण से पूर्व भाई अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे विद्यार्थियों की जो बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य इसके अंदर बिखरा हुआ था, ठीक है। और जब हम इसको अगले पेज पर देखते हैं तो आप पाएंगे कि ये देखिए यहाँ ये हमारे पास में तो भाई प्रिय विद्यार्थियों हाँ, 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। और जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले नाम ले ही रहा था, सार्डिनिया पिडमोंट ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां इतालवी राजघराने का शासन हुआ करता था। इटली के राजघराने का शासन हुआ करता था। ये देख लीजिए भाई, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन, ओटोवान बिस्मार्क, हंटर घुमाते हुए संसद में, सब नीचे बैठे हैं भाई। अरे खतरनाक आदमी था भाई, है ना। चलो तो हाँ, इसमें देखिए आप, इस मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे ये इटली का मानचित्र। और यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो देखिए ये सेवोई सार्डिनिया। तो सार्डिनिया, यहाँ देखिए सार्डिनिया का जो प्रमुख भाग है, यहाँ बीच में आप देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ पैपल राज्य, जहाँ पोप का राज्य हुआ करता था। ये 2 सिसिलियों का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पुराने जो ओल्ड बुर्बो राजवंश आपको याद है, लुइस 16वां हमने पढ़ा था 9th क्लास में फ्रांस की क्रांति में। तो उसी राजवंश के लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई बिखरा हुआ था, तो 7 भागों में बंटा हुआ। और कुछ प्रमुख बातें और, सार्डिनिया पिडमोंट एक ऐसा था जहाँ इतालवी राजघराना उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य भाग पर पोप का राज्य पेपल्स राज्य और दक्षिणी भाग पर स्पेन के बुर्बो राजाओं का शासन था। भी इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था, तो भाषा भी कोई महत्वपूर्ण या कारक थी नहीं कि भी एकीकरण का रूप बनती। इस प्रकार की कुछ विविधताएं, क्षेत्रीय विविधताएं इटली में एकीकरण से पूर्व पाई जाती थी। जब आगे हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं तो हम दूसरा पॉइंट पाते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट ये है वही विद्यार्थियों, जूसेप्पे मैत्सनी का योगदान। जूसेप्पे मैत्सनी ने यंग इटली, यंग यूरोप की स्थापना की। और देखिए यहाँ यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया, ठीक है। तो एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था उसने एकीकरण से संबंधित 1831 से लेकर के 48 तक का क्रांतिकारी विद्रोह की असफलताओं से युद्ध के जरिए इतालवी इटली के राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट पर ही थी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। शासक हुआ करता था विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय हुआ करता। तो दूसरा पॉइंट जब हम पढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी, तो हम 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण पाते हैं। एक तो जूसेप्पे मैत्सनी और एक हम पाते हैं शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है।
इसमें ज़्यादा योगदान आप पाएंगे जुत्से मैथ्सनी का योगदान, इसलिए यहाँ हमने इस पॉइंट को इसी नाम से संबोधित किया है, यूँ कहें कि आगे इसको याद करने का प्रयास किया है। तीसरा इसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे तीसरा जो पॉइंट है वो है काउंट कैमिलो द कावूर का योगदान। ठीक है, कावूर का योगदान। अब ये कावूर कौन था? कावूर था भाई मंत्री प्रमुख कावूर। कहाँ का? सार्डिनिया पिडमोंट। इटली को एकीकृत करने के आंदोलन का नेतृत्व किया। न तो क्रांतिकारी था, न जनतंत्र में विश्वास रखता था, और सबसे बड़ी बात कि ये बेहतर फ्रेंच बोलता था, और इसी फ्रेंच के दम पर ही उसने फ्रांस के साथ में प्लोम्बियर्स की संधि की थी। ये पै आधा हो जाएगा आपका। प्लोम्बियर्स की संधि की थी, तो यूँ समझ लीजिए कि एक मौखिक संधि थी, और उसने कहा था कि भैया जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, फ्रांस से कहा कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी प्रकार की युद्ध में तो आप हमारी मदद करेंगे, और ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, आप यूँ मान लीजिए। तो इसने फ्रांस का सहयोग प्राप्त कर लिया और चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, प्लोम्बियर्स की संधि, उसमें कावूर का ही हाथ था। ठीक है, सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध हुआ, फ्रांस ने सहयोग किया था इटली का। तो इस प्रकार हम काउंट कैमिलो द कावूर का योगदान देखते हैं। और फिर उसके बाद में भी प्रिय विद्यार्थियों जूसेppe गैरिबाल्डी के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता भाई। एक बहुत अच्छा व्यक्ति विशेष। नियमित सैनिकों के अलावा जूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भी भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, और ये जो इसके स्वयंसेवक थे, इन्हें स्वयंसेवकों को लाल कुर्ती संगठन के नाम से जानते थे भी प्रिय विद्यार्थियों। और आपकी बुक में रेड शर्ट्स लिखा हुआ, देखो रेड शर्ट्स, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये रेड शर्ट्स। तो लगभग 30,000, 1,000 के लगभग हुआ करते थे, फिर बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या लगभग 30,000 स्वयंसेवक हो गए थे। और मैंने आपको 2 सिसिलियों का क्षेत्र बताया था, ये देखिए, ये यहाँ 2 सिसिलियों का क्षेत्र, ये देख पा रहे हैं आप लोग। इनको जीतने में जो महत्वपूर्ण योगदान था वो गैरिबाल्डी का ही था। जूसेppe गैरिबाल्डी था जिसने इनको जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1860 में दक्षिणी इटली 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश करके स्पेनिश शासकों को हटाया ना। बुर्बो राजवंश के हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले। स्थानीय किसानों का समर्थन पाया। ठीक है, और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में तो कभी सुना ही नहीं था। वो तो मानते थे कि ला इटालिया कौन है? विक्टर इमैनुअल द्वितीय की पत्नी है। देखिए, इन लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि इटालिया क्या है, एकीकृत इटली क्या है, लेकिन फिर भी इन्होंने गैरिबाल्डी का सहयोग किया, समर्थन किया। और हम एक चित्र देखते हैं, है ना, इसमें हम एक व्यंग्य चित्र देखते हैं भाई विद्यार्थियों। जब हम उस व्यंग्य चित्र को देखते हैं तो वास्तव में बहुत खुशी होती है कि ऐसे लोग भी हैं। ये देखिए, आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, और इस चित्र में ये देखिए, ये गैरिबाल्डी है, जो विक्टर इमैनुअल जो द्वितीय है, उन्हें एक जूता पहना रहा है, और उस पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ इटली लिखा हुआ है। तो ऐसे स्वयंसेवक, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया में, जो उस प्रशासन को उसको जीतने के बाद में भी समर्पित कर देते हैं। भाई विक्टर इमैनुअल द्वितीय वहाँ पहुँचे 2 सिसिलियों के क्षेत्र में कि भाई आपने कैसे जीता? कि हम इटली का एकीकरण तो हम करना चाहते थे। तो इन्होंने कहा कि सर आप लें, और मेरा उद्देश्य इटली को एकीकृत करना ही था, किसी साम्राज्य को जीतना नहीं था। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तो ये जूते जैसी आकृति है ना, ये जूते जैसी आकृति। और अगर आप इटली के नक्शा, अगर आपको ध्यान है, मैप ध्यान है, तो आप पाएंगे कि ये देखिए, ये इटली का जो मैप है, लेडी शू जैसी आकृति है। तो इस प्रकार हमारे इस इटली के एकीकरण से संबंधित हमारा प्रश्न भी
बुरा होता है। आई होप ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।